बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आज 14 जून है और कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है 15 जून का, क्योंकि कल तीसरी एनिवर्सरी है इंडिया चाइना जो गलवान में क्लैश हुआ था बहुत बड़ा, उस क्लैश की तीसरी एनिवर्सरी। ये वो क्लैश था जिसके बाद से बड़ी तादाद में इंडियन और चाइनीज़ जो फ़ौजें हैं वो बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी गई थी और अब तक डिप्लॉयड हैं बहुत बड़ी तादाद में और करीब करीब डिप्लॉयड हैं। यूँ समझे कि फेस टू फेस हैं तकरीबन बहुत सारे एरियाज़ में। तो ये सारा जो एपिसोड शुरू हुआ था वो 15 जून 2020 से शुरू हुआ था। अब 15 जून की उस रात को हुआ क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रोज़ कि इंडिया को इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजें भी डिप्लॉय करनी पड़ी और इंडिया के 20 जवान कैसे मारे गए थे, क्या हुआ था। ये स्टोरी मैं यहाँ पर आज से 3 साल पहले बता चुका हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर, लेकिन आज उसको मैं रिकैप करूँगा क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग आप में से मेरे साथ नहीं जुड़े हुए थे ब्रॉडर व्यू के साथ, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हुआ क्या था उस रोज़। तो आज मैं रिपीट कर रहा हूँ उस स्टोरी को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रोज़ जब इंडिया के 20 जवान मारे गए थे। किस्सा कुछ यूँ है कि मोदी साहब ने जब कश्मीर और लद्दाख को अनेक्स किया था ना, तो चाइना ने इनको पहले से ही सीवियर कंसिक्वेंसेस की धमकी दे दी थी, संगीन नतायज की, कि आप लोगों ने ऐसी हरकत कर दी है जिसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि यूनिलैटरली आपने स्टेटस को छेड़ा है और हमें चैलेंज किया है आपने, तो उसके नतायज बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इंडिया ने उनकी वार्निंग को लाइटली यूँ लिया कि ये जो गुजराती बाबा आके इंडिया के सिस्टम के ऊपर बैठ गया है, जो कि पॉलिटिकली भी डिसीशंस वही ले रहा होता है, डिप्लोमेटिक डिसीशंस भी वही ले रहा होता है, मिलिट्री के डिसीशंस भी वही ले रहा होता है, तो इन्होंने कहा कि यार इतना बड़ा ट्रेड हो रहा है हमारा और इनका चाइनीज़ का, तो ये लड़ेंगे कैसे हमसे, तो ये नहीं लड़ेंगे। उनको लगा ये धमकी दे रहे हैं, उन्होंने मिसरीड किया चाइनीज़ को। इसकी सबसे बड़ी प्रूफ इसकी मैं आपको ये बताता हूँ, उस वक्त तक भी जब ये क्लैश हुआ इंडिया की बड़ी तादाद में फ़ौजें डिप्लॉयड नहीं थी, ऐसे आम से फ़ौजी डिप्लॉयड थे बहुत ही कम तादाद में। इसका मतलब है कि इंडिया वॉज कॉट इन सरप्राइज, उनको ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से अटैक आएगा, लेकिन अटैक आ गया। तो ये मोदी साहब की दूरअंदेशी का फुकदान जो है ना उनकी लीडरशिप के अंदर, उसको जाहिर करता है। तो धमकी देने के बाद जनाब ये होता है कि चाइनीज़ घुस के आ जाते हैं। अप्रैल से लेकर उन्होंने अंदर आना शुरू किया बड़ी तादाद में, चूँकि फ़ौजें ज़्यादा थी नहीं तो उनको दिक्कत नहीं हुई चाइनीज़ को अंदर आने में उस वक्त। तो मई तक कहीं जाकर मई के एंड में इंडियंस को पता लगने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा इलाका हर जगह से लेते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया कि थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना शुरू की थी इंडियंस ने। और जून में फिर ये होता है कि जून के अंदर चाइनीज़ जहाँ तक आ गए थे गलवान के अंदर काफ़ी आगे आ गए थे, तो इंडियंस ने एक जगह पर इनको रोका कि आप पहले ही हमारे बहुत बड़े इलाके के अंदर घुस के चले आएँ, तो आप यहाँ पर रुकें और वापस जाएँ। इस पे टॉक्स होती हैं इनके दरमियान, छोटे लेवल पर होती हैं, जाहिर सी बात है, वहाँ पर जो फोर्सेस थी वो आपस में टॉक्स कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया से जो टॉक्स हो रही थी वो कुछ यूँ हो रही थी कि यहाँ से मैसेज मिल रहा था इंडिया वालों को चाइना से, वो मैसेज जा रहा था न्यू दिल्ली में उस मैसेज को रीड करके उस पर गौर व फिक्र करने के बाद जनाब फैसला आ रहा था। तो इस तरह से टॉक्स इनके दरमियान, असल में न्यू दिल्ली इन्वॉल्व था ना, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, मोदी साहब इफेक्टिवली आप समझ लें। तो इन्होंने फिर एग्री कर लिया था जून में एक वक्त में कि चाइनीज़ जो हैं वो पीछे हटेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, थोड़ा सा वहाँ से पीछे हटेंगे जहाँ पर वो आ चुके थे ऑलरेडी। तो चाइनीज़ ने एग्री कर लिया था। अच्छा, तो एग्री होने के बाद ये हुआ कि ये जो सारा एपिसोड था मीडिया के अंदर ऑलरेडी आ चुका था, आलमी मीडिया भी इस पर लिखना शुरू हो गया था कि बहुत बड़े इलाके में चाइनीज़ आ गए। तो चाइनीज़ ने क्या किया कि जहाँ तक वो आ गए थे ना वहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगाते हैं चाइनीज़, उसके अंदर 2-4 अपने सिर्फ फ़ौजी रखते हैं और बाकी के जो उनका फोर्सेस थी वो पीछे, थोड़ा सा पीछे, वहाँ से पिछले जो मोर्चे थे उसमें चले गए, आगे से वो हटे नहीं। वहाँ पर भी अपना कैंप उन्होंने रखा था, सिर्फ ट्रूप्स की तादाद कम कर दी, यहाँ पर थोड़े से 4-6 लोग इन्होंने रखे। अच्छा, न्यू दिल्ली के अंदर जब ये पता चला तो वहाँ पर ये प्लान बना था कि अब चूँकि चाइनीज़ ने अपनी फ़ौजें पीछे कर दी हैं, आगे के मोर्चों पे थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, तो इसको भी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की सूझी
बीजेपी सरकार को। और उन्होंने फिर ये हुआ कि कर्नल संतोष बाबू हैं इंडियन फोर्स के, तो उनको भेजा उन्होंने, और कर्नल संतोष बाबू को उन्होंने कहा कि ये जो एक उन्होंने कैंप लगा के रखा हुआ है ना, इसको उखाड़ के ना चाइनीज़ को थोड़ा सा मारपीट करके आप पीछे खदेड़ो, ताकि हम अपनी मीडिया में इसको विक्ट्री जताएं कि चाइनीज़ हमारे इलाके के अंदर आ गए थे, हमने उनको मार मार के भगा दिया है पीछे, और इसको हम अपनी विक्ट्री इससे जता के तो एक अच्छा इंप्रेशन मीडिया के जरिए क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वैसे चाइनीज़ इस जो पर्टिकुलर कैंप था ना, ये जो आगे जहाँ पर बैठे हुए थे, उससे भी पीछे बहुत बड़ा इलाका ऑलरेडी ले चुके थे, लेकिन यहाँ से वो चूँकि टेंशन्स को रिड्यूस करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने 4-6 लोग रखे हुए थे सिर्फ। तो कर्नल संतोष बाबू जाते हैं, ऑर्डर जो ही उनको मिलते हैं कि ज़रा जाकर और ये कैंप वैंप उखाड़ो इनका एक जो आगे लगा हुआ है, और ताकि हम यहाँ से अर्नाब गोस्वामी को और सुधीर चरसी को लगा दें काम पे। तो जनाब कर्नल संतोष वहाँ गए, वो कैंप उखाड़ा उन्होंने, उसके अंदर 2-3 चाइनीज़ बैठे सूप पी रहे थे बेचारे, उनको मारा पीटा, और वो मार खाते खाते जो 2-4 चाइनीज़ थे वो बेचारे भाग के पीछे अपने मोर्चों में चले गए, और वहाँ पर उनका जो कमांडर था उसको सारा वाकया बताया कि भाई ये हुआ। अच्छा, पीछे जो उनका तंबू था उसको भी आग लगा दी इंडियन फौजियों ने। तो वहाँ पर जो डिप्लॉयड था चाइनीज़ फौज का ऑफिशियल, उसको बड़ा गुस्सा आया इस पर। उसने सुबह का इंतज़ार नहीं किया, ये जब उसने सुना कि हमारे 2 बंदों को इन्होंने पीटा है, उसने सुबह का इंतज़ार नहीं किया। उसने क्या किया कि चाइनीज़ जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं ना, जो कि हथियार कैरी नहीं करते, क्योंकि ममनू है दोनों मुल्कों के दरमियान ये माहिदा है कि भाई लीथल वेपन्स कैरी नहीं करेंगे, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स के बड़े माहिर हैं। चाइनीज़ जो यहाँ पर फौजी डिप्लॉय करके रखते हैं, मार्शल आर्ट्स के माहिर होते हैं, कुंग फू, कराटे, ये इस तरह की चीज़ों के। उन्होंने क्या किया कि वो जो सोटे नहीं होते डंडे जिनके ऊपर कीलें लगी हुई होती हैं, कीलें बहुत बड़ी बड़ी नोकदार कीलें, वो उठाई। और एक आपने दूसरा भी कराटे में एक इक्विपमेंट यूज़ होता है, मुझे तो नहीं पता उसका नाम क्या होता है, कि बीच में चेन होती है, दोनों तरफ उसके लकड़ी की थोड़ा सा ऐसे हाथ डालने वाली ग्रिप होती है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, और डंडे भी उन्होंने उठाए। तो ये अपने साथ काफ़ी 200-300 लोगों को लेकर गया, और वहाँ पर कर्नल संतोष बाबू और ये जो बैठे हुए थे बाकी के इंडिया के फौजी, जिन्होंने पीछे न्यू दिल्ली में मिशन अकम्प्लिश्ड का भेज भी दिया था कि सर जी सही हो गया सारा कुछ, हमने खदेड़ के पीछे कर दिया है, तो ये वहाँ बैठे हुए थे। तो चारों तरफ चाइनीज़ ने क्या किया कि भागने के जो रास्ते थे वो बंद किए, इस कैंप को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद रात की तारीकी में अचानक से इन्होंने वो हमला किया है, वो कूटा है इन्होंने इंडियन फौजी जितने भी थे वहाँ पर, इतना उनको कूटा है कि बहुत सारे जो फौजी थे। अच्छा, ये जो सारा वाकया हो रहा था, ये वहाँ पर नियर बाय एक रिवर भी था, ये पहाड़ की एक पहाड़ी एक थी, छोटी थी वहाँ पर ये कैंप लगा हुआ था, उस पहाड़ी के नीचे दरिया बह रहा था। तो बहुत से इंडियन फौजियों ने जान बचाने के लिए, इतना सडन और अचानक हमला था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो बहुत सारों ने जान बचाने के लिए नीचे दरिया में छलांग भी लगाई, और उसमें भी 2-3 मर गए। असल में इंडिया के 2-3 फौजी ऐसे थे जो बिना लड़े दरिया में जान बचाने के लिए छलांग मारी, क्योंकि दरिया बहुत नीचे था, तो उसमें भी बहुत सारे मर गए, क्योंकि बाद में जो पीछे से रीइंफोर्समेंट आनी थी वो डिले आई, बहुत लेट आई, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो इन्होंने जनाब कूट पीट के और 15-20 को उधर ही ऑफ कर दिया, 20 मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा को, और बहुत सारों को पकड़ के, ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत सारों को पकड़ के ये अपने साथ बंदी बना के ले गए। अभी इससे पहले कि अर्नाब गोस्वामी और सुधीर चरसी इंडियन मीडिया पे शुरू होते कि जी लद्दाख में हमने चाइनीज़ को पीटा है, ये खबरें आना शुरू हो गई कि हमारे वाले पिट गए हैं। असल में अब वो दिन है और आज का दिन है, इंडिया और चाइना के दरमियान जो टाइज हैं वो नॉर्मल नहीं हो सके, और इंडिया जो है वो अब जाके कहीं सुनने में आ रहा है कि अपने फौजियों को जो है ना, जो आगे डिप्लॉयड होंगे, उनको जो है वो अभी ये कुंग फू और ये सब सिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि अगली बार अगर इस तरह की मुठभेड़ हो तो ये मार ना खाएं। असल में सारा मसला ये था कि उधर से जो थे कुंग फू वाले थे और इधर से कबड्डी खेलने वाले, तो कबड्डी और कुंग फू का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए इंडिया का जानी नुकसान बहुत हुआ था। अब उधर से इंडिया क्लेम तो करता रहता है, हमने इतने मारे थे, इतनों की जो है वो हमने बंदी बना के लेकर आए थे, लेकिन इंडिया के पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, जबकि उधर से PLA वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि टाइम टू टाइम वीडियोज़ और तस्वीर रिलीज करते रहते हैं इंडियन फौजियों की, जिसके अंदर बाय द वे उठक बैठक कराते हुए भी नजर आते हैं ना। ये ह्यूमिलिएशन की लेवल होती है, मैं समझता हूँ नीचे की तरीन जो लेवल है ना ह्यूमिलिएशन की, वो है
कि इंडियन फौजी उठक बैठक करते हुए, कान पकड़ के उठक बैठक भी करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह के भी पिक्चर्स जो हैं वो सामने आ रही होती हैं। तो ये हुआ था 15 जून को, और इसका सारा का सारा जो जिम्मेवारी है ना इसकी बीजेपी के ऊपर आती है। इन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर से आर्टिकल 370 ख़त्म करके अपने आप को पॉलिटिकल फ़ायदा तो दिया, लेकिन इंडियन मिलिट्री के लिए इन्होंने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि 3 साल हो गए अभी तक वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, आखिर में मैं ज़रा आपके साथ रेफरेंस शेयर कर दूं। अभी जो मैंने आपको किस्सा बताया कि 15 जून को क्या हुआ था, तो इंडिया का ही न्यूज़ आउटलेट आउटलुक को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। इन्होंने 2020 में लिखा था कि बॉर्डर ट्रूप्स रिसीव एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग पोस्ट गलवान क्लैश विद चाइना, और इसमें वो बता रहे हैं कि चाइनीज सोल्जर्स हैड यूज्ड स्टोन्स नेल स्टडेड स्टिक्स। वो जो मैंने कहा ना कि डंडे जिनके ऊपर कीलें लगी हुई थी, ये उनकी बात हो रही है। नेल स्टडेड स्टिक्स, आयरन रॉड्स एंड क्लब्स इन कैरिंग आउट ब्रूटल अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स आफ्टर दे प्रोटेस्टेड द इरेक्शन ऑफ surveillance post by China on the Indian side of the LAC at Galwan, Ladakh in June 2020। सर्विलेंस पोस्ट जिसके अंदर 2-4 लोग थे सिर्फ, तो उसको उखाड़ के विक्ट्री जताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। वो अटैक आया है वहाँ से कि अल-अमान वल हफीज़, और आज तक जो है वो इंडिया ये मसला हल नहीं कर सका चाइना के साथ।